नमिता बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रही है। वैसे ये नजारा मेहता परिवार में आम है। नमिता हर समय किसी न किसी चिंता से घिरी ही रहती है। किसी को भूख नहीं है तो क्यों नहीं है, सिर दुख रहा है तो क्यों दुख रहा है, कोई बाहर गया है तो कब आएगा। ऐसे कई सवाल रात दिन उसके दिमाग पर अपना कब्जा जमाए रखते हैं। उसकी इस आदत से पूरा परिवार वाकिफ भी था और परेशान भी। मम्मी जी, साक्षी अभी तक आई नहीं है कॉलेज से। रोज तो 5 बजे तक आ जाती है, आज तो 5:15 हो गए। अरे आती होगी बहू, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, ट्रैफिक में फंस गई होगी कहीं। फिर भी मम्मी जी, एक बार फोन करके देख ही लेती हूँ। लगा ले फोन, वैसे भी तू मानेगी तो नहीं। नमिता फोन लगाने के लिए मोबाइल हाथ में लेती है कि साक्षी आ जाती है। आ गई तुम्हारी ननद। तुम बिना नमिता कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो हर बात की। मुझे लगा ही था कि भाभी फोन कर रही होगी। इतना मत सोचा कीजिए भाभी, वरना बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। मम्मी, आज बाहर इतनी धूप थी कि मेरा तो सिर ही चकरा गया था। थोड़ी गर्मी भी थी ना आज। हाँ बेटा, ये जाती हुई ठंड ना बड़ी खराब होती है। वैसे इस साल फरवरी में हमेशा से थोड़ी ज्यादा ही गर्मी है। गर्मी? लेकिन मुझे तो ठंड लग रही है। साक्षी, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या भाभी, आप? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाहर हल्की गर्मी ही है, ठंड विदा होकर ससुराल चली गई। अब फरवरी का महीना आ गया था और साथ में लाया था नमिता की चिंता बढ़ाने के लिए एक नया गर्मा गर्म विषय। दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड को झेल चुका नमिता का नाजुक मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि अब फरवरी की हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है। उसे तो अभी भी ठंडी लगती थी। एक दिन दोपहर को, मम्मी जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना दूं? ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। ठंड कहाँ है भाई, मुझे तो गर्मी हो रही है। या फरवरी का महीना भी अजीब होता है, कभी ठंड कभी गर्मी। मुझे तो ठंडा पानी ही पिला दे बस। मम्मी जी, कहीं आपका बीपी बढ़ नहीं गया ना? इतनी ठंड है और आपको गर्मी लग रही है। रुकिए, मैं अभी आपका बीपी चेक करती हूँ। नमिता ड्रॉअर से बीपी की मशीन निकालने के लिए जाती है, तभी राधा उसे रोक देती है। अरे मेरी माँ, मेरा बीपी नहीं बढ़ा है, लेकिन तू अगर मुझे इसी तरह गुस्सा दिलाएगी ना तो जरूर बढ़ जाएगा। मुझे क्या, अभी तो पूरे शहर को गर्मी हो रही होगी, सबका बीपी चेक करेगी क्या? लेकिन मम्मी जी। अच्छा जा, मेरी चिंता छोड़ और मुझे 1 गिलास मटके का ठंडा पानी ला दे। लेकिन मम्मी जी, आप मटके का ठंडा पानी पिएगी तो आपका गला बैठ जाएगा। मैं पानी गुनगुना करके लाती हूँ। अरे बस कर देना बहू, मैं खुद ही ले लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप बैठी, मैं भी लेकर आती हूँ। 2 दिन बाद शाम के समय मुकेश जी और राधा बालकनी में बैठे थे। बात करते करते मुकेश जी दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। पापा जी, बाहर आपको ठंड लग रही है ना? आप ऐसा कीजिए, जल्दी से अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए टोपी और मफलर भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे ठंड नहीं लग रही, मैं तो बस यूं ही हाथों को रगड़ रहा था। बल्कि यहाँ तो हल्की हल्की हवा चल रही है ना, अच्छा लग रहा है। टोपी वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप ऐसा कीजिए ना, हॉल में ही जरा टहल लीजिए, शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी, ठंड कम लगेगी। मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ, अच्छा लगेगा। आप हाँ तो कह दीजिए, वरना ये आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको किसी गर्म जगह पर छोड़ कर आएगी। अच्छा ठीक है बहू, बना लो, लेकिन अदरक की जगह इलायची डाल देना। जी पापा जी। नमिता के जाते ही राधा कहती है, आप देख लेना, ये पक्का अदरक डालकर ही चाय बनाएगी। दोनों हंसते हैं। किचन में नमिता चाय बनाते हुए सोचती है, मैं तो ठंड से बचने के लिए पापा जी को अदरक की चाय पिलाने वाली थी, ये तो इलायची डालने के लिए कह रहे हैं। इलायची तो ठंडी होती है, पापा जी को कहीं और ठंड ना लग जाए, मैं तो अदरक ही डाल देती हूँ। नमिता दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है और ट्रे रखकर चली जाती है। राधा और मुकेश जी चाय का एक घूंट पीकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। सही कह रही थी आप, अदरक ही डली है चाय में। 5 सालों में मैं अपनी बहू को अच्छे से जान गई हूँ। उसकी फिक्र करने की आदत तो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है मुकेश जी। अगले दिन रात के खाने के बाद बच्चे प्रशांत से आइसक्रीम खाने की बात करते हैं। पापा आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ पापा, हमने कब से आइसक्रीम नहीं खाई, चलिए ना। जा बेटा, खिला कर लेकर आ, आज थोड़ी गर्मी भी लग रही है ना, अच्छा लगेगा इन्हें। ठीक है चलो तैयार हो जाओ, मम्मी मैं आते समय आप सबके लिए भी लेते आऊंगा। इस वक्त इतनी ठंड में कौन कहाँ जा रहा है भाई, क्या लाने की बात हो रही है? हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, क्या हो बच्चा पार्टी? यस, हमें आइसक्रीम खाना है। यस, हम आइसक्रीम खाएंगे, हुर्रे। मैं ऑरेंज वाली लूंगा और मैं पिंक वाली। यम्मी यम्मी आइसक्रीम। तुम ठीक तो ना प्रशांत? इतनी ठंड में बच्चों को आइसक्रीम खिलाओगे, इन्हें सर्दी नहीं लग जाएगी क्या? कोई कहीं नहीं जाएगा। इस समय कितनी ठंड होगी बाहर? अरे कहाँ ठंड है भाभी, देखिए फुल स्पीड पर पंखा चल रहा है, उसके बावजूद मैं पसीने से भीग रहा हूँ। ठंड ने तो पिछले महीने ही दम तोड़ दिया था। ठंड है बाबा, बच्चों थोड़े दिन रुक जाओ,
अच्छा, अभी मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ, उसमें चॉकलेट पाउडर भी डाल दूंगी तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट आएगा। कुछ भी मम्मी, गरम दूध में आइसक्रीम जैसा टेस्ट कैसे आएगा? हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है, गर्मी भी कितनी लग रही है। जाने दो ना बहू, बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जाओ बेटा, ले जाओ दोनों को। यस यस। बच्चों की जिद और मुकेश जी के कहने पर नमिता उन्हें जाने तो देती है, लेकिन उसका मन अभी भी घबरा रहा था। अब ये दोनों इतनी ठंड में आइसक्रीम खाएंगे और गला पकड़कर बैठ जाएंगे। एग्जाम भी तो पास आ रही है। अब कल सुबह स्कूल जाते समय दोनों को ज्यादा गर्म कपड़े पहनाकर ही भेजूंगी मैं। अगले दिन सुबह नमिता दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। मम्मा आज स्वेटर पहनाओ, आप रोज रोज स्वेटर पहना देती हो, आजकल तो थोड़ी देर बाद गर्मी होने लगती है। स्कूल में बस हम दोनों ही स्वेटर पहन कर जाते हैं, आज तो आपने हमें टोपी और दस्ताने भी पहना दिए। रोज सब हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो 2 शिप आ रही है स्वेटर पहनकर। कहने दो उन्हें, अब इतनी ठंड में स्वेटर नहीं पहन रहे ना, जब उन्हें बुखार आएगा तब समझ में आएगा। और कान खोलकर सुन लो दोनों, स्कूल जाकर ये सब बिल्कुल नहीं उतारना। नमिता के डर से दोनों बच्चे चुपचाप सब कुछ पहनकर स्कूल चले जाते हैं। दोपहर को गौरव दुकान से आता है और पसीना पोंछते हुए कहता है, गर्मी तो बढ़ रही है मम्मी, जबकि अभी तो फरवरी स्टार्ट ही हुआ है। लगता है इस साल सूर्यदेव ने भी बदला निकालने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। पिछले महीने ठंड में बहुत हीटर चला लिया ना बच्चों, अब मैं तुम्हें हीटर की तरह जलाऊंगा। राधा कुछ कहती उससे पहले नमिता वहां आती है और गौरव से कहती है, गौरव भैया खाना लगाऊं आपका, गर्मा गर्म खा लीजिए। नहीं भाभी, अभी नहीं, थोड़ी देर से खाता हूँ। भाभी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है क्या? कोल्ड ड्रिंक इतनी ठंड में? वैसे फ्रिज में नहीं है, मैंने कल ही बच्चों को आइसक्रीम के लिए मना किया था, और आज आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है? मम्मी जी अब आप ही समझाइए ना, आज तो मुझे बच्चों को टोपी और दस्ताने पहनाकर स्कूल भेजना पड़ा है। टोपी और दस्ताने? क्यों बहू, स्वेटर तो पहनाती है, अब टोपी और दस्ताने भी पहना दिए क्या? अब दोनों बच्चे बेचारे स्कूल से पसीने से तरबतर होकर आएंगे। थोड़ी देर के बाद टोनी और पिंकी स्कूल से आते हैं और स्वेटर, टोपी और दस्ताने उतारकर फेंकते हैं। मैं आज तो सब बच्चों ने हमें परेशान कर दिया, सब हम पर हंस रहे थे, कह रहे थे ये लो, आज तो ये दोनों बर्फीले भालू बनकर आ गए। और मोनू कह रहा था ये अनोखे जुड़वा बच्चे हैं, इन्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, कार्टून कह रहे थे हम। सही तो कह रहे थे, कौन फरवरी में इतने सारे ठंड के कपड़े पहनकर स्कूल जाता है। अच्छा है फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, वरना मुझे भी ऐसे ही कार्टून बनकर दुकान जाना पड़ता। आइसक्रीम खाकर तो गलती कर दी भाई तुम दोनों ने। बस चुप कर, अब देखता नहीं दोनों बच्चे रो रहे हैं। बहू तुम अब इस बात को समझ लो, ठंड उतनी नहीं है जितनी कि तुम सोच रही हो। इन्हें ऐसे भेजोगी तो ये गर्मी से ही बीमार पड़ जाएंगे। अब ये बात नमिता को आधी ही समझ में आती है, क्योंकि उसने बच्चों को टोपी दस्ताने तो नहीं लेकिन स्वेटर पहनाकर भेजना शुरू ही रखा था। 2 दिन बाद प्रशांत अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाता है। पापा मैं 4 दिनों के लिए महाबलेश्वर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, जम ही नहीं पा रहा था, अब जाके फिक्स हुआ है। हाँ बिल्कुल जाओ बेटा, 4 दिन मैं दुकान पर चला जाऊंगा गौरव के साथ। बहुत सालों के बाद हम सब दोस्त मिलने वाला है, मजा आ जाएगा। नमिता तुम बस मेरी पैकिंग करके रखना, मैं शाम को दुकान से आते ही निकल जाऊंगा। ठीक है। नमिता प्रशांत की पूरी पैकिंग करती है। शाम को लेट होने की वजह से प्रशांत बैग लेकर तुरंत ही निकल जाता है। महाबलेश्वर पहुंचकर जैसे ही वो बैग खुलता है, कि कैसे पैकिंग की है नमिता ने, सारे ठंड के कपड़े रख दिए, एक कपड़ा ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ की हल्की सी गर्मी में पहन सको। सारे दोस्तों के सामने भी प्रशांत का मजाक बन जाता है। ओ मेरे भाई, हमारा प्लान महाबलेश्वर का था और पैकिंग तो स्विट्जरलैंड की करके आ गया रे भाई। बैग तूने दिसंबर में पैक कर लिया था क्या? एक भी कपड़ा यहाँ पहनने लायक नहीं है, अब पहले यहाँ के लोकल मार्केट से इनको शॉपिंग करवा दे। प्रशांत कुछ कपड़े खरीद लेता है, लेकिन पूरी ट्रिप में उसका मूड उखड़ा ही रहता है। घर आकर वो सबसे पहले अपनी बैग पटक कर नमिता की क्लास लेता है। नमिता नींद में पैकिंग की थी क्या तुमने मेरी? सारे कपड़े बस ठंड के रख दिए। कितनी प्रॉब्लम हुई वहां मुझे, बेवजह नए कपड़े खरीदने पड़े और दोस्तों ने मजाक बनाया वो अलग। अब मुझे क्या पता था वहां ये कपड़े काम नहीं आएंगे। मैंने तो सोचा इतनी ठंड है, गर्म कपड़े तो होने ही चाहिए ना साथ में। ये तो वही बात हो गई भाई कि जिसका करोगी भला वो कहेगा मैं ही खरा। नमिता गुस्सा हो जाती है। प्रशांत का गुस्सा कम होने के बाद वो नमिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूठी ही रहती है। आखिरकार प्रशांत कहता है, सच ही कहा है किसी ने कि गर्मी और पत्नी दोनों एक जैसी होती है, अच्छों का पसीना निकाल देती है। फिर से गर्मी की बात, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि कितनी ठंड है? जरा तबीयत खराब हो जाएगी ना, फिर लगाते रहना डॉक्टरों के चक्कर। सच कह रही हो तुम,
बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बिल्कुल वैसी जैसे दिसंबर में थी। हुई 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 हुई। देखो लग रही है ना ठंड, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाती हूँ। टॉनी, पिंकी जल्दी इधर आओ। प्रशांत माथे पर हाथ मारकर गहरी सांस भरता है। टोनी और पिंकी भागकर कमरे में आते हैं। टोनी, पिंकी चलो जल्दी से रजाई में घुसकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए भी गर्मा गर्म सूप बनाकर लाती हूँ। देखो पापा को कितनी ठंड लग रही है। बच्चों को रजाई में बिठाकर नमिता सूप बनाने चली जाती है। बच्चे और प्रशांत गहरी सांस भरकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कंधे उचकाते हैं। 2 दिन बाद मोहल्ले में रत जगह का प्रोग्राम होता है। मम्मी जी, इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है क्या, इतनी ठंडी रात को रत जगह का प्रोग्राम रख दिया, और वो भी छत पर। मैं तो नहीं जाऊंगी और आप भी मत जाइएगा। सही है भाभी, रत जगह का प्रोग्राम रात में कौन रखता है भला, रत जगह तो सुबह करना चाहिए। साक्षी के मजाक पर नमिता बिना सोचे समझे तपाक से कहती है, और नहीं तो क्या, सुबह ही रखना चाहिए था। तू भी ना बहू। अच्छा सुन, मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊंगी, इसलिए मेरा जाना नहीं हो पाएगा, लेकिन तू जरूर चली जाना, वरना शर्मा भाभी को बुरा लगेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं शॉल ओढ़कर चली जाऊंगी। नमिता शर्मा भाभी की यहाँ रत जगह के प्रोग्राम में शॉल ओढ़कर जाती है, जबकि बाहर अब इतनी ठंड भी नहीं थी। नमिता, तो फरवरी के महीने में भी गर्म शॉल ओढ़कर आई है, इतनी ठंड नहीं है भाई। हाँ सही है, मुझे इस उम्र में ठंड नहीं लग रही, और तुझे तो कंपकपी छूट रही है। क्या चक्कर है भाई? पता है ना फरवरी चल रहा है। पता है चाची जी, लेकिन मुझे ठंड लगती है भाई, मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो ठंड से बीमार पड़ जाऊंगी। घर में भी तो सबको बार बार इसी बात के लिए टोकना पड़ता है। फिर सबको गर्म काढ़ा पिलाकर आई कि नहीं? उफ़ो, वो तो मैं भूल ही जाती हूँ। अब कल सुबह से ही सबको चाय दूध की जगह काढ़ा ही बनाकर पिलाऊंगी। ये अच्छा बताया आपने। ये क्या किया आपने चाची जी, अब तो सबकी शामती आने वाली है इसके घर में। अपनी धुन में मस्त नमिता को उन लोगों का तंज समझ में नहीं आता, और वो मन में सुबह की प्लानिंग भी कर चुकी थी। अगले दिन सुबह, ये क्या है बहू, ये तूने चाय की जगह काढ़ा क्यों बना लिया? अब कहाँ इतनी ठंड है जो ये काढ़ा पियेंगे? पी लीजिए ना पापा जी, ये तो शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। आपको दिन भर शरीर में गर्माहट महसूस होगी। मैंने तो दोनों बच्चों को भी जबरदस्ती पिलाकर स्कूल भेजा है। अब प्रशांत, साक्षी और गौरव को भी पिला दूंगी। बहू, तुझे ठंड लग रही होगी, लेकिन बाकी सबको गर्मी लग रही है, तू पी लिया कर, लेकिन हमें जबरदस्ती मत किया कर। बच्चों को इतना गर्म काढ़ा पिलाओगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। पिंकी और टॉनी स्कूल से पेट दर्द की शिकायत लेकर घर आते हैं। दूसरे दिन दोपहर को घर में राधा की किटी पार्टी होती है, और उसकी हम उम्र सहेलियां घर आती है। नमिता सबका वेलकम करती है। आप सब पहले ये लीजिए वेलकम ड्रिंक, गर्मा गर्म टमाटर का सूप। अरे भाई राधा, इतनी गर्मी में टमाटर का सूप? मुझे तो कोई कोल्ड ड्रिंक होगी तो वही दे दे बहू। हाँ, गर्म सूप मुझसे तो नहीं पिया जाएगा, तो मुझे भी कुछ ठंडा ही दे दो। ठंडा तो फ्रिज में कुछ भी नहीं है आंटी जी, अभी ठंड है ना, तो मैं कुछ ठंडा रखती ही नहीं घर में। कुछ होता है तो खाने पीने में आ जाता है, फिर क्या, कभी गला खराब, कभी सर्दी जुकाम। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, ट्रे यहीं पर रख दो, और थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम पी लेंगे। राधा को नमिता पर गुस्सा आता है, फिर भी वो सबके सामने चुप रहती है। लेकिन अब जो हरकत नमिता करने वाली थी, उससे राधा जी का पारा गर्मी की वजह से तो नहीं, लेकिन गुस्से के कारण जरूर चढ़ जाने वाला था। आप सब आराम से बैठिए, गेम वगैरह खेलिए, तब तक मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म खाने की तैयारी करती हूँ। और ये मैंने हीटर भी ऑन कर दी है, अच्छी गर्माहट आ जाएगी। ओ भाई, मरवाने का इरादा है क्या हमें? एक तो तुमने सारी खिड़कियां बंद करके रखी है, ऊपर से ये हीटर भी चला दिया, साथ में गरम सूप और गरम खाना भी। इतना तामझाम तो मैंने ठंड में भी नहीं किया था भाई। एक बात तो है राधा, तुम्हारे यहाँ आकर किसी हिल स्टेशन की फीलिंग आ रही है। मेरी तो कब से किसी हिल स्टेशन पर जाने की तमन्ना थी, जो अब जाकर पूरी हुई। ये सब खिड़कियां खोलो बहू, और हीटर को ले जाओ यहाँ से। सहेलियों के सामने उड़ी खिल्ली से राधा बहुत नाराज हो जाती है, और उनकी जाती ही नमिता को डांटती है। ये सब बेवकूफियां करना बंद कर दे तू। समझ में नहीं आ रहा कि अब ठंड नहीं है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। मैं तो आज इतनी शर्मिंदा हुई वो कि पूछो मत। अब मेरे सामने तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो याद रखना। रात को प्रशांत को भी राधा सब बताती है। प्रशांत नमिता को प्यार से समझाता है। मैं जानता हूँ नमिता कि सबकी फिक्र करना तुम्हारी आदत है, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि कब किस बात की फिक्र करनी चाहिए। अब देखो, फरवरी भी खत्म हो गया है और कल 1 मार्च है, तो तुम कल 1 मार्च है क्या? फिर तो तुम कल ही हॉल का एसी ठीक करवा लेना। मैं सुबह ही सभी कूलर में पानी भरकर रख लूंगी, और हाँ, फ्रिज में पानी भरकर रखने के लिए बोतलें भी तो साफ करनी होगी। कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाना पड़ेगा, धूप और लू से बचने के लिए।
ये भगवान, ठंड की चिंता के बाद अब गर्मी की चिंता भी शुरू हो गई। तुम कभी नहीं बदलोगी नमिता। सुलोचना, विक्की की शादी की तैयारियां देख रहे हो? पूरे मोहल्ले में हलचल है। आखिर हमारे घर की पहली बहू जो आने वाली है। हाँ जी, मैं तो बस यही मान रही हूँ कि बहू अपने साथ ढेर सारा सौभाग्य लेकर आए। कहते हैं ना कि बेटी के रूप में घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। माँ, क्या सच में भाभी के आने से विक्की भैया की किस्मत चमक जाएगी? ऑफिस में उनका प्रमोशन रुक रहा है काफी समय से। बिल्कुल राहुल, गृह लक्ष्मी जब अपना पहला कदम घर की दहलीज पर रखती है तो अपना नसीब साथ लेकर आती है। देखना, विक्की की तरक्की भी होगी और इस घर की बरकत भी बढ़ेगी। माँ, आप भी ना पुरानी बातों को पकड़कर बैठी रहती हो। किसी के आने से किसी की सैलरी कैसे बढ़ सकती है? मेहनत अपनी, नसीब अपना, ये सब बस कहने की बातें हैं। नेहा बेटा, तू अभी ये गहराई नहीं समझेगी। जब परिवार में खुशियां आती है तो इंसान का मन शांत रहता है और काम में भी मन लगता है। वही तो असली बरकत है। पापा, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार और बड़ा हो रहा है। हम सब साथ बैठेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे। मेरे लिए वही सबसे बड़ा सौभाग्य है। भैया, आप और पापा बस भावनाओं के सागर में गोते लगाते रहो। मैं तो देखूंगी कि भाभी के आने के बाद हमारे बैंक बैलेंस में कितने जीरो बढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो मान लेना कि ये नसीब वाली बात सिर्फ एक कहानी है। कुछ दिन बाद शादी की रस्में पूरी होती है और अंजलि का गृह प्रवेश होता है। मम्मी जी, पापा जी, आप सबको मेरा प्रणाम। उम्मीद है मैं इस घर की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। अरे बेटा, तू तो हमारी बिटिया है। तेरे आने से इस घर के कोने कोने में रौनक आ गई है। तेरा भाग्य अब हमारे घर का भाग्य है। बिल्कुल बहू, आज से तुम सिर्फ इस घर का हिस्सा नहीं बल्कि इस घर की ताकत हो। 1 महीना बीत जाने के बाद नाश्ते की मेज पर। पापा, वैसे एक बात कहूँ, भाभी को आए पूरा महीना हो गया है। माँ तो कह रही थी कि चमत्कार हो जाएगा, पर विक्की भैया की सैलरी तो उतनी ही है और आपकी दुकान का टर्नओवर भी पिछले महीने जैसा ही रहा। नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? अंजलि सुबह से शाम तक घर संभालती है, हम सबके पसंद का खाना बनाती है। क्या तुम्हें घर का ये सुकून नहीं दिख रहा? भैया, सुकून से पेट नहीं भरता। मैं तो बस ये देख रही हूँ कि कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आया। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, कोई बड़ी लॉटरी नहीं लगी। नेहा, तू बहुत गलत दिशा में सोच रही है। बरकत का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं होती। माँ, मुझे तो अब समझ आ रहा है कि ये सब सिर्फ बातें हैं। मैं तो अपनी शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो। मुझे किसी के नसीब के भरोसे नहीं बैठना। मुझे तो भारी पॉकेट वाला घर चाहिए। नेहा, पैसा बहुत कुछ होता है, पर शायद सब कुछ नहीं। अपनों का साथ और वक्त मिलना भी तो एक नसीब ही है। भाभी, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। मुझे तो बस ये दिख रहा है कि जैसा घर था वैसा ही है। अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। मुझे ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो, चाहे कोई साथ बैठे या ना बैठे। शर्मा जी के घर का लिविंग रूम, जहाँ चाय नाश्ता सजा है। एक और लड़का और उसके माता पिता अभी अभी बाहर निकले हैं। नेहा, ये छठा लड़का था जिसे तूने बिना ठोस वजह के मना कर दिया। लड़का इंजीनियर है, खानदान नेक है, और क्या चाहिए तुझे? पापा, नेक खानदान से ईएमआई नहीं भरी जाती। आपने देखा उसका हुलिया? साधारण सी शर्ट, साधारण सी बातें। मुझे बोरियत हो रही थी उससे बात करके। पर बेटा, वो लड़का कितना सुलझा हुआ था। कह रहा था शादी के बाद तुम्हें अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रखेगा। माँ, मुझे उसकी छोटी सी दुनिया में दम घुटने का डर लग रहा है। मुझे दुनिया बड़ी चाहिए, छोटी नहीं। नेहा, एक बात पूछूं? आखिर तुम्हारे मन में है क्या? पिछले 3 हफ्तों से आपने हर उस लड़के को मना किया जो स्वभाव से अच्छा था। आपको असल में लड़का कैसा चाहिए? भाभी, साफ सुथरी बात है। उस दिन डाइनिंग टेबल पर भी मैंने यही कहा था। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे नसीब के भरोसे नहीं बैठना। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी पॉकेट भारी हो, जिसका रुतबा हो और जिसके पास बैंक बैलेंस की कोई कमी ना हो। नेहा, पैसा इंसान कमा लेता है, पर जो लड़का तुझे वक्त दे, तेरी कद्र करे, वो जरूरी है। भैया, कद्र और वक्त का अचार डालूंगी क्या? मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और लग्जरी लाइफ चाहिए। माँ, अगर अगली बार कोई ऐसा रिश्ता हो जिसके पास करोड़ों का टर्नओवर हो, तभी मुझे बुलाना, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। 1 हफ्ते बाद सुलोचना चेहरे पर चमक लिए आती है। नेहा, देख, तेरी पसंद का रिश्ता मिल गया। खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस समीर खन्ना का रिश्ता आया है। शहर के सबसे पॉश इलाके में उनका महल जैसा घर है। अब आई ना लाइन पर समीर खन्ना। उनका तो सोशल मीडिया पर भी बड़ा नाम है। बुलाओ उन्हें कल ही। अगले दिन समीर और उसके माता पिता आते हैं। समीर सूट बूट में है और लगातार अपने फोन पर बिजी है। नेहा और समीर अकेले में बात करने जाते हैं। हाय समीर,
वैसे तो माँ ने बताया, पर मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूँ, आपका लाइफस्टाइल कैसा है? मुझे सादगी पसंद नहीं है। देखो नेहा, मेरा लाइफस्टाइल डील्स और टर्नओवर पर चलता है। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, साल में 2 इंटरनेशनल वेकेशन फिक्स है। बस एक ही शर्त है, मुझे अपनी लाइफ में कोई रोक टोक या फालतू का इमोशनल ड्रामा पसंद नहीं है। ड्रामा तो मुझे भी पसंद नहीं। मुझे तो बस आपकी सक्सेस और उस लग्जरी का हिस्सा बनना है। आपका सालाना पैकेज और बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है? पहली बार किसी लड़की ने मुझसे मेरे बिजनेस मॉडल पर बात की है। इम्प्रेसिव। मेरा पैकेज और प्रॉपर्टीज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। अगर तुम्हें पैसे और स्टेटस से प्यार है तो हम एक परफेक्ट कपल बनेंगे। नेहा बाहर आकर सबको थम्स अप दिखाती है। पापा, मुझे लड़का पसंद है। इसकी बातें सीधी है और इसका बैंक बैलेंस सॉलिड है। बेटा, एक बार फिर सोच ले, लड़का थोड़ा सख्त मिजाज लग रहा है। पापा, सख्त मिजाज चलेगा, बस उसकी जेब ढीली नहीं होनी चाहिए। डेट फाइनल करो आप। 6 महीने बाद शादी धूमधाम से होती है। नेहा विदा होकर खन्ना विला पहुंचती है। घर के गेट पर ही बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है और दासियों नौकर कतार में खड़े हैं। वाह, इससे कहते हैं घर। माँ भी कहती थी कि प्यार जरूरी है, पर इस झूमर की चमक के आगे प्यार व्यार सब फीका है। बहू, आ गई तुम। देखो, ये तुम्हारा कमरा है। यहाँ हर चीज की जगह फिक्स है। हमारे घर में सुबह ठीक 7 बजे नाश्ता लग जाता है। कोई इंतजार नहीं करता। समीर अभी ऑफिस जा रहा है, उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है। पर माँ जी, अभी तो हम घर के अंदर आए हैं। आज तो हमारी शादी की पहली रात है। समीर ऑफिस क्यों जा रहे हैं? नेहा, पैसा खुद ब खुद नहीं आ जाता, उसे कमाना पड़ता है। तुम घर देखो, आराम करो, मुझे आने में देर होगी। यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तुम भी आदत डाल लो। समीर चला जाता है। नेहा अपने आलीशान कमरे में सोने के गहने उतारते हुए चारों तरफ देखती है। वहां इतना सन्नाटा गहरा है कि उसे अपने ही सांसों की आवाज आ रही है। कितना बड़ा कमरा है, पर कोई बात करने वाला नहीं। माँ और भाभी तो इस वक्त पूरे घर को सर पर उठा लेती थी, पर कोई बात नहीं नेहा, तुझे यही तो चाहिए था। अब इसे एंजॉय कर। अगले दिन सुबह के 8 बज चुके थे। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा था और नौकर खामोशी से नाश्ता लगा रहे थे। श्रीमती खन्ना अखबार पढ़ रही थी और समीर लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। तभी नेहा वहां आई और उसने सैंडविच की प्लेट खिसकाई। माँ जी, क्या आज नाश्ते में कुछ गर्म पराठे और चाय बन सकते हैं? साथ बैठकर खाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पराठे नहीं बनते बहू, सबको अपनी सेहत और डाइट का ख्याल रखना होता है। और वैसे भी समीर को ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ नेहा, मेरे पास पराठे खाने और गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है। मुझे आज एक 10 करोड़ की डील फाइनल करनी है। और सुनो, आज रात मुझे आने में देर होगी, मेरा इंतजार मत करना। पर समीर, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी का फंक्शन है। आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ चलेंगे। सब पूछेंगे कि आप कहाँ हैं। ड्राइवर को ले जाना, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं काम में बिजी हूँ। काम से ही ये बंगला और गाड़ियां आती है, शादियों में जाने से नहीं। शाम का समय था। शर्मा जी के घर के आंगन में सब साथ बैठे थे। विक्की ऑफिस से लौटा था और अंजलि सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई थी। राहुल और धर्मेंद्र जी जोर जोर से हंस रहे थे। विक्की बेटा, आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? कोई अच्छी खबर मिली क्या? हाँ पापा, आज बॉस ने बुलाकर कहा कि मेरी मेहनत रंग लाई है। अगले महीने से मेरा प्रमोशन पक्का है और सैलरी भी बढ़ जाएगी। देखा, मैं तो कहती थी कि अंजलि के कदम इस घर के लिए बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है, घर में खुशियां ही खुशियां हैं। ये तो आप सबका आशीर्वाद है पापा जी। वैसे राहुल, आज पकौड़े ज्यादा खाना, क्योंकि कल से तुम्हें मेरी पढ़ाई में मदद करनी होगी। अरे भाभी, आप बस हलवा खिलाओ, मैं आपकी पूरी किताब खत्म करवा दूंगा। रात के 11 बज रहे थे। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा था। नेहा अकेले अपने बड़े से कमरे में बालकनी के पास खड़ी थी। तभी समीर कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपनी फाइल मेज पर पटक दी। समीर, आप आ गए। मैंने आपके लिए खाना टेबल पर लगवाया था, क्या आपने खाया? नहीं, मैंने क्लाइंट के साथ डिनर कर लिया और मुझे बहुत थकान है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। समीर, हम 2 मिनट बात तो कर सकते हैं। आज पूरा दिन मैंने किसी से ठीक से बात नहीं की। माँ जी अपनी किटी पार्टी में थी और आप ऑफिस में। इस घर में कोई बोलता क्यों नहीं है? नेहा, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें लग्जरी चाहिए थी, वो सब यहाँ है। अब अगर तुम्हें बात करनी है तो अपनी सहेलियों को फोन करो, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। 6 महीने बाद एक सुबह नेहा रसोई में गई जहां नौकर अपना काम कर रहे थे। उसने कोशिश की कि वो खुद कुछ बनाए, लेकिन तभी वहां उसकी सास पहुंच गई। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रसोई का काम नौकरों का है। तुम अपने नाखून खराब मत करो। जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। आज दोपहर में हमें एक चैरिटी इवेंट में जाना है। माँ जी, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हाथों से सबके लिए कुछ मीठा बनाऊं। मेरे मायके में तो हम सब साथ मिलकर रसोई में काम करते थे। वो तुम्हारा मायके था नेहा,
यहाँ हम काम करने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, तुम्हें सिर्फ अपनी शान और रुतबा बनाए रखना है। फालतू की भावनाओं में बहना बंद करो। उसी दोपहर विक्की और अंजलि नए सोफे की डिलीवरी ले रहे थे। घर में थोड़ी जगह कम थी लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा था। विक्की, ये सोफा तो बहुत सुंदर है, अब हम सब साथ बैठकर टीवी देख सकेंगे। हाँ माँ जी, और राहुल यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। पापा, भले ही ये घर छोटा है लेकिन आज जब प्रमोशन की खबर मिली तो मुझे सबसे पहले आप सबकी याद आई। अंजलि, तुम्हारा नसीब वाकई इस घर को जोड़ कर रखता है। बिल्कुल सही कहा, असली बरकत बैंक बैलेंस में नहीं, अपनों के चेहरे की मुस्कान में होती है। एक दिन सुबह के समय घर में साफ सफाई चल रही थी। वैक्यूम क्लीनर की आवाज के अलावा घर में कोई और शोर नहीं था। नेहा लिविंग रूम में रखे कीमती गुलदस्ते को देख रही थी। तभी श्रीमती खन्ना वहां आई और उन्हें नौकरों को उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है कि इन पर्दों पर एक भी शिकन नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को इतने पैसे किस बात के दिए जाते हैं? माँ जी, रहने दीजिए ना, बेचारा सुबह से लगा हुआ है। वैसे समीर कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो सुबह 6 बजे ही निकल गए। आज उनकी कोई बड़ी ऑक्शन थी। और बहू, तुम इन नौकरों के पक्ष में मत बोला करो, वरना ये सिर चढ़ जाएंगे। माँ जी, क्या इस घर में कभी कोई हंसी मजाक नहीं होता? क्या कभी कोई बिना काम के एक दूसरे के पास नहीं बैठता? मुझे यहाँ घुटन होती है। घुटन? इस 5 करोड़ के बंगले में तुम्हें घुटन हो रही है? दुनिया तरसती है इस ऐशो आराम के लिए। जाओ और जाकर कोई नई ज्वेलरी पसंद कर लो। समीर ने कह रखा है कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त शर्मा जी के घर की छत पर विक्की और राहुल पतंग उड़ा रहे थे। अंजलि और सुलोचना पास ही बैठकर मटर छील रही थी और ठहाके लगा रही थी। भैया देखो, मैंने आपकी पतंग काट दी, अब आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। अरे वाह, तू तो बड़ा खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, आज सबको मेरी तरफ से दावत। अंजलि, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार ही हूँ, पर माँ जी कह रही थी कि आज घर पर ही कुछ खास बनाएंगे। क्यों माँ जी? हाँ बेटा, विक्की की तरक्की हुई है तो आज सब मिलकर साथ में खाना बनाएंगे। धर्मेंद्र जी भी दुकान जल्दी बढ़ाकर आ रहे हैं। विक्की, तूने नेहा को फोन किया था? किया था माँ, पर उसका फोन बंद आ रहा है। शायद बड़े घर की बड़ी पार्टियों में बिजी होगी। लगभग रात के 11:30 बज रहे थे। नेहा बालकनी में खड़ी नीचे महंगी गाड़ियों को देख रही थी। तभी समीर शराब का ग्लास हाथ में लिए कमरे में आया। वो बहुत थका हुआ और चिड़चिड़ा लग रहा था। समीर, आप आ गए। मैंने आज आपके पसंदीदा पकवान बनाए थे, पर आपने फोन भी नहीं उठाया। नेहा, मेरा सिर मत खाओ। आज एक बड़ी डील हाथ से निकल गई है। मेरा मूड बहुत खराब है और ये खाना वाना ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे बस शांति चाहिए। शांति? समीर, इस घर में सन्नाटे के अलावा है ही क्या? यहाँ पैसा तो बहुत है पर सुकून की एक सांस तक नहीं है। क्या हम एक दिन के लिए मेरे मायके नहीं चल सकते? वहाँ सब साथ होते हैं। फिर वही पुरानी बातें। तुम्हें उन छोटे लोगों के बीच जाना है जो एक प्रमोशन पर नाचने लगते हैं। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो खरीदो, जहाँ जाना है जाओ, पर मुझे परेशान मत करो। मुझे पैसा नहीं चाहिए समीर, मुझे एक पति चाहिए, एक परिवार चाहिए। यहाँ तो नौकर भी रोबोट की तरह काम करते हैं। क्या यही वो नसीब है जिसके पीछे मैं भाग रही थी? समीर की डांट के अगली सुबह नेहा बिना किसी को बताए अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। अरे नेहा, तू अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, बस आज सबकी याद आ रही थी। अरे ननद रानी, आओ आओ, देखो आज पापा जी और राहुल की कैरम की फाइट चल रही है, तुम भी शामिल हो जाओ। पूरा दिन नेहा ने वो सब किया जो वो भूल चुकी थी। उसने अंजलि के साथ रसोई में पकौड़े तले, राहुल के साथ मस्ती की और शाम को सबने साथ बैठकर ठहाके लगाते हुए चाय पी। वहां कोई करोड़ों की डील नहीं थी, पर हर चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। जब नेहा वापस अपने ससुराल लौटी तो घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां उसे काट खाने को दौड़ रही थी। अंदर घुसते ही फिर वही गहरा सन्नाटा था। आ गई तुम? ड्राइवर बता रहा था कि तुम पूरा दिन इस छोटे से घर में थी। क्या मिल गया वहां? समीर, वहां वो मिला जो आपके पास कभी नहीं होगा, सुकून। वहां लोग पैसों के पीछे नहीं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी हैसियत मत भूलो। माँ जी, हैसियत तो अब मैं समझ गई हूँ। मेरी भाभी जब हमारे घर आई थी तो उसने सिर्फ नसीब ही नहीं बदला था, उसने प्यार से घर को सींचा था। विक्की भैया की तरक्की इसलिए हुई क्योंकि उनका मन खुश था। और यहाँ सब अमीर हैं पर मन से सब भिखारी हैं। नेहा। समीर, अब मुझे समझ आया कि असली गृहलक्ष्मी कौन होती है, जो घर के नोटों से नहीं, अपनों के समय और हंसी से भर दे। तो ये सब तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं, समझी? अगली सुबह शर्मा जी के घर में सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। माहौल में एक अपनापन था। विक्की अपनी सैलरी का लिफाफा सुलोचना के हाथों में रख रहा था। माँ,
ये मेरी बढ़ी हुई सैलरी है। इसमें से कुछ पैसे बचाकर हम अंजलि के लिए एक छोटी सी स्कूटी लेंगे ताकि इसे आने जाने में आसानी हो। नहीं विक्की जी, स्कूटी की क्या जरूरत है। आप बस पापा जी के लिए वो आराम कुर्सी ले आइए जिसका वो जिक्र कर रहे थे। देखा सुलोचना, इसे कहते हैं असली लक्ष्मी, जो खुद के बजाय पूरे घर के बारे में सोचे। विक्की, मुझे गर्व है कि अंजलि हमारे घर की बहू है। इसके आने से घर का बजट भी सुधर गया और बरकत भी बढ़ गई। और मेरा क्या, मुझे तो बस गर्मा गर्म कचौड़ियाँ चाहिए जो भाभी ने बनाई है। नेहा ने अपनी सहेली को फोन लगाया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सहेली भी उसकी लग्जरी लाइफ की तारीफ करने में ही लगी थी। नेहा ने फोन काट दिया और अकेले बेंच पर बैठ गई। माँ सही कहती थी, भाभी अपना भाग्य सच में साथ लाई थी। उन्होंने हमारे छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया और मैं इस सोने के पिंजरे में अपनी रूह को खो रही हूँ। यहाँ पैसा तो बरस रहा है, पर कोई प्यासा मर जाए तो पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। बहू, तैयार हो जाओ, शाम को बिजनेस मीट है। तुम्हें सबसे महंगी साड़ी पहननी है। खन्ना परिवार की इज्जत का सवाल है। जी माँ जी, आ रही हूँ। आज समझ आ गया कि बहू के आने से घर में जो बरकत आती है उसका वास्ता पति के भारी बटुए से नहीं, बल्कि उस गृह लक्ष्मी की भाग्य और प्रेम से होता है। भाभी के आने से हमारे छोटे से घर में खुशियां बरस रही है, क्योंकि वहाँ रिश्तों की कद्र है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, किस्मत और अपनों का साथ ही असली दौलत है। मैं यहाँ करोड़ों के बीच भी अकेली हूँ और वो वहाँ थोड़े से में भी सबसे अमीर हैं। आखिर सच ही कहा गया है, जहाँ अपनों का प्यार और शांति नहीं, वहाँ सोने का महल भी शमशान के समान है।